सबसे पहले एक वर्ड आता है प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइसेस, ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीएलडी। तो पीएलडी ये प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइसेस की जो है शॉर्ट फॉर्म है पीएलडी, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें लॉजिक्स को प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप इसको स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो है कंप्यूटर मदरबोर्ड में इस टाइप की आपने देखा होगा, ठीक है। और बहुत सारी मशीनरी होती हैं, उसके अंदर भी आईसीज चिप्स वगैरह ये सब लगी भी होती हैं। तो इनको जो है हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग डिवाइसेस हैं। अब इनको प्रोग्राम कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दीज डिवाइस आर मेजरली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, इन ऑटोमेशन, और बहुत सारे हाउस होल्ड इक्विपमेंट में ये डिवाइसेस जो है यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इनको जो है 0-1 की फॉर्म में जो असेंबली लैंग्वेज होती है, सबसे लो लेवल की लैंग्वेज है, उसमें इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। तो उसकी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे आपने नाम सुना होगा ऑर्डिनो, रेस्पबेरी पाई, ठीक है। या आपने कंट्रोलर के कुछ नाम सुने होंगे 8081, इस तरह से आईसीज वगैरह के नंबर होते हैं। तो उनको जो है एक प्रोग्रामर से उनको प्रोग्राम किया जाता है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक है। और वो प्रोग्राम होने के बाद में उनको उस मशीन में जो है फिक्स कर दिया जाता है, जो इनपुट और आउटपुट यानी कि सेंसर एंड एक्चुएटर्स के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं और सेंसर से सिग्नल लेके प्रोसेस करके एक्चुएटर्स को ट्रिगर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है फंक्शनिंग होती है, ठीक है। बहुत सारे हाउस होल्ड इक्विपमेंट है, जैसे एसी है, फ्री रेफ्रिजरेटर है, इवन आजकल स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स भी आ रहे हैं, ठीक है। इवन आपके जो ऑटोमोबाइल्स, जो कार्स जो होती हैं आपकी, उसके अंदर भी ईसीयू एक होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूनिट, उसकी फुल फॉर्म है ईसीयू की। तो उसके अंदर भी इस तरह के जो है प्रोग्रामेबल डिवाइसेस होते हैं और उसको प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ऑटोमोबाइल में इसका क्या काम है, ऑटोमोबाइल को तो ड्राइवर ड्राइव करता है, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आरपीएम रोटेट होने पर जो फ्यूल इंजेक्शन का जो टाइमिंग है या एंगल है, किस एंगल पे क्रैंक शाफ्ट के फ्यूल इंजेक्ट होना चाहिए, वो चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पहले नॉर्मल इंजन में हम कैम शाफ्ट वगैरह ये सब यूज़ करते थे, वो भी एक तरीके से आपका मैकेनिकल एक्चुएटर्स थे, तो उनका यूज़ करके वो जो आपका फ्यूल इंजेक्शंस है वो होता था, लेकिन वो हर आरपीएम पे सेम एंगल पे ही होता था। तो उसको वेरिएबल हमें करना पड़ता था कि इतने डिग्री से इतने डिग्री एंगल तक फ्यूल इंजेक्शन हो जाएगा। बट विद द हेल्प ऑफ ECU वी कैन एग्जैक्टली इंजेक्ट द फ्यूल वेन एवर इट्स रिक्वायर्ड। हाई आरपीएम पे पहले हो जाएगा, लो आरपीएम पे टॉप डेड सेंटर से पहुंचने से 5 या 10 डिग्री पहले होता है, ठीक है। हाई आरपीएम पे वही रेंज 25 से 30 डिग्री के आसपास आ जाती है, तो उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। वो प्रोग्रामिंग की जाती है उसकी। अब देखिएगा मैकाट्रॉनिक सिस्टम में जो मेनली 3 टाइप की प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइसेस यूज होती हैं, PLDs। सबसे पहला है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। दूसरा आता है माइक्रो कंप्यूटर, और तीसरा है आपका PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर, ठीक है। शॉर्ट में PLC ही बोलते हैं। किसी इंडस्ट्री में जाइएगा, वहाँ पे जो उसका ऑटोमेशन सिस्टम है या ऑटोमेशन इंजीनियर है, उससे बात कीजिएगा तो वो बताएगा आपको कि ये प्लांट जो है PLC पे चल रहा है। तो PLC पे चलने का मतलब यही है कि उसकी प्लांट की एक्टिविटीज़ को PLC के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, मैनुअल ऑपरेशंस बहुत कम है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर और PLC में क्या डिफरेंस है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि ये क्या है कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। IC का नाम सुना है आप लोगों ने, IC शॉर्ट फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट की। और ये क्या होता है कि जैसे आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो या उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो, तो आपने बहुत सारी छोटी छोटी डिवाइसेस के नाम सुने होंगे, जैसे कि ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, ठीक है, और कंडक्टर। इस टाइप की बहुत सारी छोटी छोटी डिवाइस के नाम आपने सुने होंगे और इनको अलग अलग आपने यूज़ भी किया होगा, ठीक है। यूज़ इन द सेंस आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे इन पे और आपने कुछ ने उसको देखा भी होगा फिजिकली। तो IC क्या होती है? IC इन सारे जो ये कंपोनेंट्स हैं,
एज पर द रिक्वायरमेंट उनका अरेंजमेंट करके उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आईसी। ठीक है, अभी उसका फिगर मैं आपको दिखाऊंगा आगे अगली स्लाइड्स में। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसमें हम बहुत सारे फंक्शंस जो है क्रिएट कर सकते हैं, डिजिटल फंक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एंड गेट, और गेट, नोर गेट, जोर गेट। ठीक है, तो ये आपने बहुत सारे लॉजिक्स के नाम सुने होंगे। ठीक है, एंड गेट क्या होता है कि अगर दो सिग्नल आ रहे हैं इनपुट, और आपको एक सिग्नल चाहिए कि जब दोनों सिग्नल प्रेजेंट हो तभी आउटपुट आपको मिले। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा एंड गेट, वहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। और गेट आपको कब यूज करना पड़ेगा कि दो सिग्नल फील्ड से आ रहे हैं, कोई सा एक भी आ जाए तो भी आउटपुट आपको मिल जाए। ठीक है, या दोनों भी आ जाए तो भी आपको आउटपुट मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है आपका और गेट। ठीक है, और नोर गेट में क्या होता है कि अगर एक से सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो भी आपका जो है आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो एक लॉजिक्स है, बहुत सारे लॉजिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसी तरह टाइमिंग की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें कि सिग्नल आने के कितनी देर बाद एक्चुएशन होना चाहिए। ठीक है, या सिग्नल जाने के कितनी देर बाद तक एक्चुएशन होते रहना चाहिए और उसके बाद रुकना चाहिए, या सिग्नल आपको बहुत शॉर्ट पीरियड में आ रहा है, एक्चुएशन आपको काफ़ी देर तक चाहिए। तो ये टाइमिंग फंक्शन भी इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट इट्स ए डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर जैसे आपने अभी मैंने आपको नाम बताया था, ऑर्डिनो डिवाइसेस और जो रेस्पबेरी पाई, ये आपके माइक्रो कंट्रोलर कहलाते हैं। ठीक है, मैं कैमरा ऑन करके मेरे पास जो डिवाइस है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, दिस इज़ द टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, और इसका हम जो रोबोटिक्स, आईओटी, इस तरह के जो फंक्शंस हैं इसमें बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये ऑर्डिनो कंपनी का है, इट्स नेम इज ऑर्डिनो ऊनो, और इसी तरह रेस्पबेरी पाई भी आता है। ठीक है, नोड एमसीयू भी आता है। अलग अलग टाइप के कंपनी जो है ये इनको बनाती है। तो दिस इज द टाइप ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। ओके, नेक्स्ट है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ये थोड़ा इसका एडवांस वर्जन होता है। इसके अंदर जो ये माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करके और कुछ इसेंशियल्स कंपोनेंट्स का यूज़ करके, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करके एक पर्टिकुलर किसी फंक्शन के लिए, ठीक है, इसको डेडिकेट किया जाता है, या एक पर्टिकुलर जो एक टास्क है उसके लिए इसको बनाया जाता है। तो ये आपका बन जाता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब यही है कि इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, ठीक है, जो प्रोसेस करता है, और उसके टाइमर फंक्शन भी होते हैं, उसके अंदर मेमोरी भी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर जो है एक इसी तरह का कंप्यूटर बन जाता है। मीन्स जो मैंने अभी आपको ऑर्डिनो डिवाइस दिखाई है, इसके थ्रू भी आप सारे फंक्शन कर सकते हो। ठीक है, मतलब इससे आप मॉनिटर चला के इसमें टाइपिंग भी कर सकते हो, इसमें आप सॉन्ग्स प्ले भी कर सकते हो, इसमें आप नेट भी कर सकते हो, इसी फंक्शन से, जो इसी कंट्रोलर से जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था। ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर 3 पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। ये क्या है कि ये होता तो माइक्रो कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इसको थोड़ा सा रोबस्ट बना दिया जाता है। रोबस्ट किसलिए बनाया जाता है? क्योंकि इसको एक बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में, टफ एनवायरनमेंट में काम करना होता है। लाइक इंडस्ट्री में क्या होता है, जनरली जैसे बॉयलर के पास एलिवेटेड टेम्परेचर भी होगा, स्टीम वहाँ पे होती है, तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट भी होगा। ठीक है, कहीं केमिकल प्लांट है तो केमिकल फ्यूम्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मल कंप्यूटर है या नॉर्मल आईसी है, वो बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाएगी और बहुत जल्दी उसकी फंक्शनिंग जो है वो डिम पड़ सकती है, वो ख़राब हो सकता है बहुत जल्दी। उसको एक इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल से पहले कवर किया जाता है। ठीक है, जनरली माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर 5 वोल्ट पे काम करते हैं। ठीक है, तो पीएलसी को हाई वोल्ट पे काम करना होता है। 5 वोल्ट का वहाँ पे एक रीज़न है कि 5 वोल्ट से पीएलसी को 24 वोल्ट पे क्यों लेके जाते हैं हम लोग, 5 वोल्ट पे क्यों नहीं लेके जाते? उसका रीज़न ये है कि जो आपकी सिग्नल वायर्स होती हैं, या सेंसर्स की वायर है या एक्चुएटर को जाने वाली जो सिग्नल वायर है, वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े मोटर्स और मैग्नेटिक
डिवाइसेस होती हैं, तो उनमें अगर फ्लक्चुएशन होता है तो वो उसके अंदर 5 वोल्ट के अराउंड, मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब 3.5 से 4.5 वोल्टेज के अराउंड जो है फ्लक्चुएशन उसके अंदर हो सकता है। तो अगर वो उस लेवल तक पहुंच गया तो माइक्रो कंप्यूटर उसको जो है एज ए सिग्नल रिसीव कर सकता है, या एक्चुएटर उसको एज ए सिग्नल ट्रीट कर सकता है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए उस प्रॉब्लम को हम उसकी जो वैल्यू है उसको इतना बढ़ा देते हैं कि फ्लक्चुएशन के थ्रू इतनी वैल्यू कभी नहीं पहुंच सकती वायर के अंदर। So that's why we use PLC in the tough and hazardous and industrial environment. Okay. तो नेक्स्ट है आपका ये कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामेबल मशीन। अब चाहे वो आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर हो या PLC हो, उसके जो है 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट हैं कोई भी प्रोग्रामेबल मशीन है। सबसे पहला है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो उसको प्रोसेस करेगा, डिसीजन मेक लॉजिकल डिसीजन उसमें बनाए जाते हैं, उनको जो है लॉजिक सेट किए जाते हैं, तो वो प्रोसेसर के अंदर होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका मेमोरी। अब मेमोरी इसलिए हम यूज़ करते हैं कि एक बार आपने प्रोसेसर को प्रोग्राम कर दिया, सपोज करें, और वो आपने उसको अगर लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना है, बार बार, जैसे अगर आपका वो स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है, उसमें पावर ऑफ हो रही है, तो उसका प्रोग्राम लॉस्ट हो जाता है जनरली। तो उसमें मेमोरी का यूज़ करके हम इस तरह से उसको प्रोग्राम करते हैं कि वो बार बार उस जो प्रोग्राम हमने किया है वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और प्रोसेसर उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रोसेस करके इनपुट को प्रोसेस करके एक्चुएटर्स तक इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट निकालेगा। ठीक है, तो अब मेमोरी भी क्या है, 2 टाइप की होती है। एक तो क्या है कि जो इनपुट डेटा है जो सेंसर से कलेक्ट हो रहा है, द डेटा कलेक्टेड बाय द सेंसर्स। दूसरा है द प्रोग्राम्स टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड टू टेक द नेसेसरी डिसीजन और एक्शन। तो मेमोरी के अंदर 2 इंफॉर्मेशन होंगी। एक तो जो सेंसर्स का डेटा है वो, ठीक है, उसे जनरली रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने नाम भी सुना होगा, कंप्यूटर वगैरह आपके पास सभी के पास होती है जनरली। ठीक है, दूसरा आपका होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें जैसे आपका कंप्यूटर, उसके अंदर विंडो है, तो जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो पहले विंडो ऑन होती है। तो विंडो क्या है, उसका एक मेन प्रोग्राम है जिस पर बाकी फंक्शन काम करते हैं। ठीक है, तो उसके ये विंडो कहाँ है, वो एक मेमोरी में होती है, हार्ड डिस्क में होती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कंप्यूटर की जब ड्राइव होती है उसमें C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव और बाकी पार्ट्स होते हैं। तो C ड्राइव में जनरली वो फिल होती है ऑटोमेटिकली, जिसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, जो भी आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो वो C ड्राइव में जाके स्टोर होता है। तो ये इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। उसकी मेन जो बेसिक उसका असेंबली प्रोग्राम है कि वो मेमोरी से प्रोग्राम उठा के उसको एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, अब सपोज कीजिएगा कि आपको कोई प्रोग्राम चलाना है, सपोज करिए VLC प्लेयर ही आप जैसे जनरली स्टूडेंट चलाते हैं, PLC प्लेयर मूवीज़ वगैरह के लिए। तो जैसे आप किसी जो आपकी मूवी है उसका नाम लिखा हुआ वहाँ पे, वो उसका एक डेटा सेट है, डेटा बंडल है, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा कि जो मेमोरी के अंदर इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है VLC का, उसको कॉल करेगा, और उसी टाइप के प्रोग्राम के लिए वो पर्टिकुलर टाइप का जो VLC है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी स्क्रीन पे जो है साउंड और वीडियो प्ले होने लगेगी। ठीक है, तो ये मेमोरी का जो है इसका बहुत इसेंशियल रोल है किसी भी टाइप की प्रोग्रामेबल डिवाइस में। विदाउट मेमोरी यू कैन नॉट एग्जीक्यूट योर फंक्शंस, और जैसे ही अगर एक बार उसको ऑफ करेंगे तो वो सारा डेटा खत्म हो जाएगा और फिर से आपको फिर से प्रोग्राम करना पड़ेगा। तीसरा है आपका इनपुट वर्सेस आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। आपके हाथ में जैसे मोबाइल पे आप कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग लैपटॉप पे देख रहे होंगे मेरा लेक्चर। ठीक है, तो जो साउंड आपके कानों में पहुंच रही है ये इस सिस्टम की आउटपुट है। ठीक है, ओके, एक पूरा सेट है, एक पूरा सिस्टम है, जैसे मेरा सिस्टम, आपका सिस्टम, और बीच के अंदर जो इंटरनेट की फैसिलिटी है, टोटल मिला के ये कंप्यूटर है। ठीक है, तो मैं इधर से क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए इनपुट हो गया, मतलब कंप्यूटर के लिए इनपुट हो गया मेरी तरफ से। ठीक है, अब इसने क्या किया कि इसकी जो ये साउंड वेव्स हैं इसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्ट होने के बाद में ये गया मेमोरी में, मेमोरी से फिर गया नेट पे, और नेट के थ्रू सीधा आप तक पहुंचा, और वहां से फिर से कन्वर्ट हुआ, और ये फिर आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो जो इसके अंदर माइक्रोफोन है जिसके थ्रू आवाज़ रिकॉर्ड होती है वो तो है उसका इनपुट डिवाइस। ठीक है, और जो इसका स्पीकर है वो इसका है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसी तरह इसकी स्क्रीन है जिस पे आप लोग इन्फॉर्मेशन ये जो लिखी हुई है ये देख पा रहे हैं, दिस इज द अनदर टाइप ऑफ आउटपुट, ये आप इसको रीड कर पा रहे हैं। ठीक है,
कहीं पे आई लिखा हुआ है, कहीं पे 2 लिखा हुआ है, कहीं पे 1 लिखा हुआ है। तो दीज इंफॉर्मेशंस आर सेट बाय द प्रोसेसर एंड यू आर लुकिंग दीज इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले। और ये डिस्प्ले पे जो आ रहा है दिस इज द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मशीन की, किसी मशीन का आउटपुट कैसे देखेंगे। ठीक है, मीन्स अगर हम बोतल फिलिंग प्लांट की बात करें, जैसे आप लोग सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पीते हैं, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक जो फिल की जाती है वो मशीनों पे फिल की जाती है। एक पर्टिकुलर टाइप का अमाउंट, पर्टिकुलर फ्लेवर, उसके ऊपर कौन सा रैपर लगना है, ठीक है, कौन सा लीड लगना है, लीड में कितने थ्रेड्स हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है उस मशीन के अंदर हमने प्रोग्राम कर दी। ठीक है, अब क्या होता है कि सपोज करें कि मशीन के ऊपर एक बोतल आती है, तो वो बोतल को सेंसर सेंस करता है कि नाउ द बोतल इज प्रेजेंट, तो ये इन्फॉर्मेशन जाती है उसके प्रोसेसर में। और जैसे ही प्रोसेसर के अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि वो जो है एक नोजिल को बोतल के अंदर इंसर्ट करेगा, पहला वो एक्चुएशन होगा। ठीक है, पहली आउटपुट आई कि बोतल के अंदर नोजिल इंसर्ट हुआ। दूसरा कि कितना अमाउंट इसके अंदर जाना है लिक्विड का, वो सेट किया, दूसरी एक्चुएशन। तीसरी एक्चुएशन क्या, वो लिक्विड फिल होना शुरू हो गया। ठीक है, फिर चौथी एक्चुएशन क्या हुआ कि जब लिक्विड पूरा फिल हो गया जितनी अमाउंट में वो जाना था, तो वो वाल्व बंद हो गया, उसके बाद नोजिल वापस हो गया। ठीक है, उसके बाद लीड वाला ऑप्शन हुआ, ऑपरेशन होगा। तो ये क्या हो रहा है, दीज आर द आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोलर। ठीक है, तो एक मशीन के अंदर जो सेंसर हैं उन्हें हम कहेंगे इनपुट डिवाइसेस। तो बोतल को जो डिटेक्ट कर रहा है सेंसर, इट इज़ द इनपुट डिवाइस फॉर दैट टाइप ऑफ कंट्रोलर और माइक्रो कंप्यूटर, एंड जो एक्चुएशन हो रहे हैं उस पर दीज आर द आउटपुट। तो ये जो 3 कंपोनेंट हैं जो अभी बताए हैं, तो मेन तो आपका प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और उसकी जो मेमोरी, ये इसके इंटीग्रल पार्ट हैं। तो फिगर में हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है जनरली कि डिस्क्राइब द PLDs एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल एनी PLDs। तो आपको याद रखना है कि प्रोसेसर है, मेमोरी है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट को आप अलग अलग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ राइटर्स ने इसको इनपुट को अलग जो पैरामीटर माना है, कंपोनेंट माना है, और आउटपुट को अलग कंपोनेंट माना है। ठीक है, बट बोथ आर सेम, क्योंकि इसमें जो है ना एक तरीके से डेटा का फ्लो हो रहा है। ओके, तो इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड प्रोसेसर आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस। ठीक है, बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कैसे काम करता है, लेट्स नो। ठीक है, सो ये इट इज अ मल्टीपर्पज मल्टी प्रोग्रामेबल डिवाइस that can read binary instruction from the storage device called memory। ठीक है, और जो अभी मैंने आपको ये बताया था कि इस मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेव्ड हैं, अब ये मेमोरी भी कई टाइप की होती है। ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी भी होती है आपकी, ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी भी होती है, रजिस्टर मेमोरी भी होती है, कैपेसिटिव मेमोरी भी होती है, बहुत टाइप की मेमोरी होती है। अब ये कौन सी मेमोरी है मैं स्पेसिफाई अभी नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझिए ये मेमोरी है, तो मेमोरी कार्ड। मेमोरी प्रोसेसर का काम क्या है कि इसके अंदर जो बाइनरी कोडेड मेमोरी है 0-1 के फॉर्म में, उसको रीड कर सकता है। रीड करने के बाद में ये इस पर डिसीजन ले सकता है कि ये इस पर एंड गेट और गेट लगा के, बहुत सारे लॉजिक्स लगा के इसको क्या करना है। इनपुट जब आएगी और उस इनपुट का उस मेमोरी के हिसाब से क्या डिसीजन लेना है, एंड उस डिसीजन को लेने के बाद में कौन से आउटपुट पे करंट देना, क्या आउटपुट निकालना है, तो इट कैन डू। ठीक है, जनरली ये जो आप देख रहे होंगे स्क्वायर टाइप का जो ये बॉक्स है, दिस इज नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो मदरबोर्ड कंप्यूटर की अगर किसी ने अंदर से देखी है खोल के, तो उसके अंदर ये डिवाइसेस लगी हुई होती है। ठीक है, या आप अगर मोबाइल आपने खुला हुआ देखा होगा तो मोबाइल के प्लेट पर भी इस तरह की डिवाइसेस लगी होती है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल भी जो है ये एक तरीके का बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर ही है, इन द स्मॉल साइज। तो उसके अंदर बहुत सारे आपके माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, वो अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग भी होते हैं, और कुछ जो है इतने कैपेबल होते हैं कि बहुत सारे फंक्शंस अकेले ही हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज नोन एज CPU, जैसे मैंने पहले बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU का नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर का जनरली। तो आपने सुना भी होगा जैसे किसी मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है और आप किसी
इसको रिपेयर कराने के लिए लेके जाते हो तो वो कहता है कि इसका सीपीयू ख़राब हो गया, सीपीयू डलेगा इसमें, ठीक है। तो सीपीयू क्या होता है, ये आपकी जो चिप है इसको सीपीयू बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की, ठीक है। तो सबसे पहला जो माइक्रो कंट्रोलर था वो 1971 में लॉन्च किया गया था, उसका नाम था इंटेल 4004। इंटेल का नाम कितने लोगों ने सुना है? टाइप करें यस। ओके, वेरी नाइस, सभी ने सुना है, ठीक है। आजकल बहुत कॉमन सी चीज़ है इंटेल, क्योंकि जो कंप्यूटर आपके पास है, लैपटॉप आपके पास हैं, उसमें सभी में ये आपका इंटेल का ही माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो ये लीडिंग है और पायनियर भी है। जो ये कंपनी है इंटेल, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के फील्ड में ये पायनियर है। सबसे पहले इसी ने जो है इसको लॉन्च किया था। आप इसमें ये ईयर देखिएगा 1971, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है 1971 की। ये थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इनिशिएशन है, ठीक है। तो आई विल टेल यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो 1970 के डिकेड्स में पहला जब ये इंटेल ने लॉन्च किया माइक्रो कंट्रोलर, देन इट इज़ कनेक्टेड टू द मशीन्स, और वहीं से मैकाट्रॉनिक्स की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। मशीनों में ये चिप लगी और उसने कुछ फंक्शन को कंट्रोल करना शुरू किया, ठीक है। लेकिन क्या था, जो सबसे शुरू का सबसे पहला जो प्रोसेसर था, इट वाज जस्ट 4 बिट, ठीक है। अब ये 4 बिट क्या है, ये भी आप देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी आप कंप्यूटर लेने जाते हो तो वो आपको स्पेसिफिकेशन देता है कि इसमें ये i3 है, i7 है, i5 है। कितने लोग जानते हैं i3, i7, i5 के बारे में? फिर से टाइप कीजिएगा यस। मैं देखना चाहता हूँ। ओके, गुड। तो तो इट वाज जस्ट 4 बिट। तो इसकी क्या है, ये स्टोरेज है या इसकी जो कैपेसिटी है उसको डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इट इज स्टार्टेड ए न्यू एरा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो माइक्रो प्रोसेसर की वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये सबसे बिगेस्ट इन्वेंशन की कैटेगरी में ये आता है। और इसका फोटो देखिएगा ये किस तरह से था, और यहाँ पे आप एक सर्किट लाइन इजीली देख सकते हैं। दीज आर द सर्किट लाइंस, ठीक है। सब लोगों ने सिम कार्ड तो देखा होगा, उसमें भी बनी रहती है थोड़ी सी जो सर्किट्स वगैरह हैं, ठीक है। बाहर ओपनिंग रहती है, इस तरह की टर्मिनल रहती है, और वो जो सब जब सिम इंसर्ट करते हैं तो आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये इसी टाइप का है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि इसमें हम सोल्डरिंग करते हैं, इसलिए ये लेग्स बनी हुई हैं इसमें कॉपर की, ओके। तो इसका नाम याद रखिएगा। तो फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर वॉज इंटेल 4004, ओके। ये पूछा भी जा सकता है 1-2 नंबर में, और मैं कभी क्विज में भी इसको ले सकता हूँ। जस्ट रिमेंबर दिस। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या है। नाम है 8084। उसके बाद सबसे पहले 1971 में ये इन्वेंट हुआ, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट होते चले गए, ठीक है। डेवलपमेंट किस तरह से हुए हैं अब बात करते हैं। ये क्या है, आपका दूसरा नंबर आया इंटेल का 8080, ठीक है। इसकी जो ओरिजिन डेट थी 1974, और इसमें 6000 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था, ठीक है। ट्रांजिस्टर समझते हैं क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल आपने देखे होंगे किसी इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगे हुए, जिसमें 3 टांगे होती हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो आपने जो सर्किट बोर्ड पे 3 टांगों वाला और ब्लैक हेड सा होता है उसका, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है। एक होता है डायोड। तो उस चिप, छोटी सी चिप पे 6000 ट्रांजिस्टर थे, ठीक है। और विड्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट चिप, स्मॉलेस्ट वायर ऑन द चिप 6 mm, ठीक है। और स्पीड क्लॉक, जो क्लॉक की स्पीड थी वो थी आपकी 2 मेगाहर्ट्ज की, ठीक है। और डेटा विड्थ थी 8 बिट्स की। तो ये जो लिखा है ना 4 बिट्स, ये इसकी क्या है, डेटा विड्थ है। कितना डेटा ये एक बार में एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब हम सीधा एडवांस पे आते हैं। आपका पास कंप्यूटर है, कितने लोगों के पास कंप्यूटर है और वो जानते हैं कि वो कितने बिट प्रोसेसर का है? जरा टाइप करिएगा, जिसके पास जितने बिट का हो, 32 का, 64 का। जिसके पास 32 का है वो 32 टाइप करे, जिसके पास 64 का है वो 64 टाइप करे। आई विल टेल यू, ओके। 34, 32, काशिफ बेग 64, ठीक है। शुभम 64, एंड मोस्ट ऑफ यू हैव द 64 बिट, ठीक है। एंड वेरी लेस ऑफ यू आर हैविंग द 32 बिट।
तो कैन एनीबडी टेल मी अबाउट व्हाट इज 64 एंड 62? अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, मैं एक सेलर हूं और दो ऑप्शन दूं कि मेरे पास सेम प्राइस में 32 बिट का है और एक 64 बिट का है, तो व्हाट वुड यू प्रेफर? आंसर 64 बिट। ओके, 64 बिट, गुड। तो ये क्या है बेसिकली, 64 बिट का क्या मतलब है यहाँ पे? चलिए मैं बताता हूँ आपको। आपके पास, जिसके पास 32 बिट का जो कंप्यूटर है, उसने कभी कुछ एडवांस जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करने की अगर कोशिश की होगी, तो वो बोलता होगा कि नहीं, इट इज़ 34 बिट प्रोसेसर, दिस कैन बी इंस्टॉल इन दिस सिस्टम। एम आई राइट? तो वो क्या है, इस कंप्यूटर की कैपेसिटी केवल 32 बिट का डेटा ट्रांसफर करने की है, और आप जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हो वो 34 बिट के लिए बना है, तो इट कैन नॉट बी इंस्टॉल। ठीक है, तो ये मैच होना बहुत ज़रूरी है हर सॉफ्टवेयर का हर उसके साथ। तो ये डाटा ट्रांसफर रेट है बेसिकली, एक बार में कितना डाटा जो बिट है उसका वो ले सकता है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे इसका क्या मतलब है। अब ये आईसी का डेवलपमेंट चल रहा है, 1974 से 8081 केवल 8 बिट का डाटा कर सकते थे। उसके बाद पेंटियम आया सबसे पहले 1993 में, तो वो 32 बिट का था। ठीक है, उसके बाद पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 34 बिट का। ठीक है, और ये 2000 में आया। ठीक है, तो फर्स्ट एज आई एक्सपीरियंस द कंप्यूटर, सबसे पहले हमने पेंटियम 3 पे काम करना शुरू किया था, तो P3 बोलते थे। तो जो P4 आया था 2000 में, तो वो अपडेटेड वर्जन माना जाता था। जैसे आज की डेट में i7 या सेंट्रियो, इस तरह के जो प्रोसेसर हैं उनको एडवांस माना जाता है। अगर आज की डेट में कोई P4 पे काम कर रहा है या i2 पे काम कर रहा है या क्वाड कोर पे काम कर रहा है, तो उसको अपडेटेड नहीं माना जाता। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम होती है। हालांकि विड्थ जो है पेंटियम 4P तक 32 ही है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्लॉक स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, अपने कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन चेक करना, तो वहाँ पे आपको वो लिखेगा 3.6 गीगाहर्ट्ज या उससे अलावा 4.5 इस तरह से गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वहाँ पे मिलेगी। ये क्लॉक स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे मेगाहर्ट्ज की, उसके बाद ये गीगाहर्ट्ज तक पहुँच चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS इसको बोलते हैं। तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड का मतलब क्या है कि 0.64 मिलियंस एक सेकंड में इंस्ट्रक्शंस को ये ले सकता है। ये जो 1974 में डेवलप हुआ था 8080। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा इसकी जो भी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे स्पीड क्लॉक की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। मीन्स अभी यहाँ 1 मिलियंस, ये लगभग आधे हैं इसके, और 1982 में ये 1 मिलियन पर सेकेंड इंस्ट्रक्शन तक लेवल इसका पहुंच गया था। और नाउ वी आर हैविंग मोर देन 7000 मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो कंप्यूटर है आपका, ये पेंटियम 4P तक का डेटा मेरे पास है। नाउ वी आर हैविंग i3, i4, i5, i7। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात यह है कि इनिशियल में 6000 ट्रांजिस्टर थे। नाउ इन पेंटियम 4P this is the quantity 1250 lakh ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका एडवांसमेंट बढ़ता जा रहा है, चिप्स के ऊपर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ट्रांजिस्टर हैं, उनकी क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है और चिप छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपका इवोल्यूशन है माइक्रो प्रोसेसर का, ये हिस्ट्री है। यू मस्ट नो दैट बिकॉज यू आर गोइंग इन दिस डोमेन मैकाट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या इवोल्यूशन रहा है, यू ऑल्सो मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। ओके, अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर की दो एप्लीकेशंस हैं, मेनली हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रीप्रोग्रामेबल सिस्टम। रीप्रोग्रामेबल सिस्टम मीन्स माइक्रो कंप्यूटर्स को जनरली नाम दिया गया है। रीप्रोग्रामेबल का मतलब यह कि ऐसी जगह इसको हम यूज़ करते हैं, इसको हम बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे किसी रोबोट के अंदर, ठीक है, या किसी ऐसी डिवाइस के अंदर जो आप किसी एक्सपेरिमेंट में आप यूज़ कर रहे हैं। किसी मशीन में आपने किया, जैसे CNC मशीन है, उसको बार बार आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बार बार प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन है रीप्रोग्रामेबल सिस्टम। दूसरा है आपका एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिस पे एक बार आपने सर्किट लगा दिया एंड यू विल नॉट चेंज द प्रोग्रामिंग ऑफ दैट। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाया और उस पर आपने एक IC को प्रोग्राम किया और उसको लगा दिया एक बार, और वो चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप
जैसे फोटोकॉपी मशीन है, तो फोटोकॉपी मशीन का जो सर्किट है वो एक बार डिजाइन किया, उसके अंदर जो आईसी लगी है उसको एक बार प्रोग्राम किया, और वो लैक्स ऑफ पीसेस में बनाना शुरू कर दिया और वो बिक रहा है। अब वो जहाँ पे गया वहाँ पे अगर आईसी उसकी ख़राब होती है तो वो आईसी को निकाल के फेंक देगा उसको और दूसरी आईसी लगा के चालू करा लेगा सिस्टम को। तो एम्बेडेड सिस्टम को हम बार बार प्रोग्राम नहीं करते हैं। जैसे डिजिटल कैमरा, जैसे कैमरा है, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो एप्लीकेशन एक बार इसके अंदर प्रोग्राम कर दी गई है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी को छोड़ के उसको, उसके अलावा उसको हम फिर से प्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दो मेजर एप्लीकेशंस हैं माइक्रो प्रोसेसर्स की या माइक्रो कंट्रोलर्स की। ओके, अब देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन और एंड बेसिक ब्लॉक ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। थोड़ा डीप में हम जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि एक तो सीपीयू हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए और मेमोरी होगी। अब इनका भी हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस द कमांड इन बाइनरी फॉर्म टू accomplish द टास्क, और दीज कमांड्स आर नोन एज द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन जो है आपको जनरली इनपुट डिवाइसेस से मिलेंगी एंड इट कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी। ठीक है, तो अब ये जैसे प्रोसेसर है और प्रोसेसर के से जो डाटा फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम बस, BUS। बस वो वाली बस नहीं जिसमें आप और हम लोग बैठते हैं, ये डाटा बस है। इसका एक प्रोटोकॉल होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रोफिनेट होता है, प्रोफी बस होता है, और आपका मोड बस होता है। ये कई टाइप के होते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर है, वो आपका प्रोफी बस पे काम करता है। तो खैर इसको छोड़िए अभी। तो ये आपका प्रोसेसर है, इसके अंदर भी देखिए क्या होता है। एक होता है रजिस्टर एरे, इसकी खुद की एक छोटी सी मेमोरी होती है रजिस्टर एरे। रजिस्टर जो होते हैं, जो रजिस्टेंस होते हैं उसको रजिस्टर बोलते हैं हम, और उसका एरे बना के उसमें हम फिट करते हैं, तो ये होता है आपका रजिस्टर एरे। नेक्स्ट होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसका शॉर्ट में बोलते हैं ALU। और तीसरा पार्ट होता है इसका कंट्रोल का। ओके, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ लॉजिक्स और कुछ अर्थमेटिक लगी होगी। रजिस्टर अरे फॉर द मेमोरी एंड कंट्रोल पार्ट इज टू डिसीजन, और इसके अंदर जो आपकी करंट को होल्ड करना और कंट्रोल करना, किस टर्मिनल पे क्या करंट भेजना, दैट इज द अनदर पार्ट। ठीक है, मोड बस से आपका इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होगी एंड आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होगी। ठीक है, एंड सेम बस पे आपकी रोम और रीड एंड राइट मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी और आपकी रीड एंड राइट मेमोरी। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड होगी। ओके, अब समझते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है क्या चीज़। ठीक है, जैसे नाम से दिख रहा है कि अर्थमेटिकल यूनिट होगी और इसमें एक लॉजिकल यूनिट होगी। अर्थमेटिकल का मतलब ये है कि इसके अंदर वो फंक्शंस होंगे जो मैथमेटिक्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एडवांस चले जाओ तो इसमें आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, आपकी सीरीज़ जो यूज़ होती है, ठीक है, वो इसके अंदर यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये लॉजिकल यूनिट है। लॉजिकल यूनिट में क्या होगा कि जो लॉजिकल फंक्शन होते हैं, जैसे एंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, और गेट हो गया, उसके अलावा जैसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सम लाइक। ठीक है, और एडवांस में चले जाते हैं तो फजी लॉजिक आ जाता है। फजी लॉजिक मैंने आपको आई थिंक बताया होगा एक बार। फजी लॉजिक में क्या होता है कि ये नॉन क्वांटिटेटिव डिसीजन जब हम लेने होते हैं तो हम फजी लॉजिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाता है। तो ये ALU इसके कंबाइन में हम इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ओके, क्लियर है यहाँ तक। रजिस्टर एरे क्या होता है? रजिस्टर आर स्मॉल स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर अवेलेबल टू CPU और प्रोसेसर। ये इंटरनल मेमोरी की तरह बिहेव करता है। तो रजिस्टर का एरे जो है ये कुछ हद तक वोल्टेज को जो है डिक्रीज करता है, कहीं स्टोर करता है। तो ये एक मेमोरी की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर सॉलिड स्टेट मेमोरी आपने नाम सुना होगा। जो आप चिप जो माइक्रो SD कार्ड हैं और ये सॉलिड स्टेट मेमोरी की टर्म में आते हैं, उनमें इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है रजिस्टर एरे का। ठीक है, तो दे एक्ट एज ए टेम्पररी स्टोरेज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इंटरमीडिएट डेटा बाय मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, ये टेम्पररी स्टोरेज होता है। इसके डाटा को जितना चाहे हम इसको रीड और राइट कर सकते हैं
और डेटा एक बार ये ऑफ होने के बाद डेटा इसका खत्म हो जाता है। एक बार आपने अगर पावर ऑफ कर दी उसकी तो ये डेटा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका रजिस्टर है। नाउ वी टॉक अबाउट द कंट्रोल पार्ट। दिस पार्ट ऑफ सीपीयू इज डेडिकेटेड टू द कोऑर्डिनेट डेटा फ्लो एंड सिग्नल फ्लो थ्रू द वेरियस टाइप्स ऑफ बसेस। जो मैंने अभी आपको बताया था किस टर्मिनल पे कितना करंट देना है, किस टर्मिनल पे डिजिटल सिग्नल देना है, किस टर्मिनल पे एनालॉग सिग्नल देना है। तो एवरी टाइप ऑफ द एक्टिविटी इट कंट्रोल्स, ठीक है। तो बेसिकली इट डायरेक्ट्स द डेटा फ्लो बिटवीन द सीपीयू एंड स्टोरेज एंड आईओ डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, शॉर्ट में आईओ लिख देते हैं, इनपुट आउटपुट को, ठीक है। मेमोरी दो टाइप की होती हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइप से। एक रीड ओनली मेमोरी होती है रोम, ठीक है, एक होती है रैम, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी जो है केवल डेटा स्टोर करती है एक बार। इट्स यूज टू स्टोर द प्रोग्राम्स दैट नीड्स नो अल्टरेशन और चेंजेस, लाइक मॉनिटर प्रोग्राम और कीबोर्ड ड्राइवर एक्सेट्रा, ठीक है। अभी आपका कंप्यूटर कितनी बार भी खराब हो जाए, लेकिन जो उसके फंक्शन की हैं, जैसे F1 से जो काम होगा वो F1 से ही होगा, ठीक है। जो एंटर से काम होगा वो एंटर से ही होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको हमें अल्टर नहीं करना होता है। एक बार कंप्यूटर को आप फॉर्मेट कर दीजिएगा, फुल्ली फॉर्मेट कर दीजिएगा, विंडो डिलीट मार दीजिएगा, बट जो उसके कीबोर्ड का फंक्शन है, स्पीकर का फंक्शन है, माउस का फंक्शन है, मॉनिटर का फंक्शन है, इट विल नॉट बी डिलीटेड, ठीक है। तो ये रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी। यू कैन नॉट रीराइट दिस मेमोरी, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड रैम क्या है? रैम आपने सुना होगा कि भाई रैम बढ़वा लो, रैम कम है। तो ये होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब जो यूजर्स के प्रोग्राम है वो उसको स्टोर करता है पर्टिकुलर टाइम जब वो एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हो तो वो उसकी रैम पे डिपेंड करेगा कि कितना प्रोग्राम चला सकते हो, ठीक है। आप सपोज करें कि आप काम भी कर रहे हैं उस पर, कुछ हाई डेफिनेशन जो है वीडियोस चला रहे हैं या कोई गेमिंग एप्लीकेशन चला रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत हाई गेम आजकल चल रहा है पबजी, तो पबजी के लिए बहुत हाई रैम चाहिए होती है तभी वो चल पाएगा। उसके अलावा उस पर ग्राफिक्स कार्ड अलग से, वो भी एक मेमोरी डिवाइस ही होती है ग्राफिक्स कार्ड, वो ग्राफिक्स को कंट्रोल करती है सिर्फ कि ग्राफिक्स जो है अटके ना चलते हुए, ठीक है। तो ये रैम की फॉर्म है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा वहाँ से हट जाएगी मेमोरी, और फिर दूसरा प्रोग्राम में जब आप चलाएंगे तो मेमोरी के अंदर वो वाला प्रोग्राम आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? इफ इट्स क्लियर टाइप इन द कमेंट बॉक्स क्लियर, ओके। नाउ we'll see the input devices. As you know, input devices काफ़ी जो टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको भी 8th क्लास 10th क्लास में कंप्यूटर होता है जिनके पास में, तो माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, टच पैड, बॉल, स्कैनर, दीज आर टाइप ऑफ द डिवाइसेस, ओके। एंड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने भी सेंसर्स हैं, लिमिट स्विचेस हैं, ये सारे क्या हैं? आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। एंड सिमिलरली आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, जैसे स्पीकर है, स्क्रीन है, प्रिंटर है जो प्रिंट करके निकाल रहा है, प्लॉटर है, ओके, माइक्रोफोन, सॉरी स्पीकर, ये तो आपका इनपुट डिवाइसेस में आएगा, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस। इंडस्ट्री के केस में ले तो जो आपका डीसीबी पे करंट आता है बाहर, वो आउटपुट है, ठीक है। एक्चुएटर्स हैं, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस, ओके। नाउ फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, क्या क्या फंक्शन होंगे माइक्रो प्रोसेसर के, क्या फंक्शन है? तो माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ लॉजिक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूजिंग इट्स ALU, जैसा कि अभी पहले बता दिया है कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का यूज करके वो मैथमेटिक्स और लॉजिकल फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शन ये है कि वो डाटा फ्लो को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कंट्रोलिंग पार्ट भी है। Microprocessor can take necessary decision and jump to a new set of instruction based on those decisions, ठीक है। These are the functions executed by the microprocessor, okay। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर इज a microprocessor based system, ठीक है। This is it is a data processing system that employs a microprocessor and its central unit, ठीक है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जब मिल जाते हैं तो वो माइक्रो कंप्यूटर बन जाता है, ठीक है। दीज डिवाइसेस आर फर्दर यूज्ड टू कंट्रोल ए सिस्टम और टू एक्चुएट एन एक्शन और ऑपरेशन, ओके। यही बात हम पिछली काफ़ी देर से करते आ रहे हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, तो जो आईसी होती हैं तो ये आपकी प्रोग्रामेबल कंट्रोलर कहा जाता है। इट इज अ प्रोग्रामेबल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोग्रामेबल सिस्टम।
तो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑटोमोबाइल का केस बताया, एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, इनमें सब में आपको ऐसी आईसी लगी हुई दिखेगी, ठीक है, टीवी में, रेडियो में, इवन मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, तो इस तरह की आईसीज आपको लगी हुई मिलेंगी। तो दीज आर द प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स। इसके अंदर भी वही है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसर है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। So this is the content for today. I hope you got it well, and if you have any problem, please let me know. Okay, I really want to make you understand this mechatronics. Okay, so feel free to ask anything to me.